Hi, most welcome by NutriClinic Society, NCS. Let us start informative video. आप ग्लूकोज को वापस फैटी एसिड्स मतलब फैट्स में उसको चेंज कर देते हैं। जब वो स्टोर भी कंप्लीट बढ़ जाते हैं, जहाँ जहाँ फैट स्टोर होता है, उसके बाद क्या होता है, आपकी ब्लड में काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज जमा हो जाता है। फिर इंसुलिन मतलब प्रॉपर सेंस नहीं कर पाते कि सेल के अंदर जाना है नहीं जाना। उसके बाद आप क्या होता है, इंसुलिन क्या नाम है, ग्लूकोज सारा यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकलता है, जिससे हमें प्यास सिम्टम्स क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, जिससे हमें प्यास लगती है, ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि हमारे सेल को एनर्जी चाहिए होती है जो कि हमें नहीं मिल रही प्रॉपर। भूख लगती है, प्यास लगती है, वेट लॉस वगैरह हो जाती है। इसमें हम लोग इसके टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं, डायबिटीज़ के टाइप्स कर लेते हैं। टाइप्स क्या है? टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है? टाइप 1 डायबिटीज़ अक्सर बच्चों में होती है, मतलब ये बड़ों में होती है, लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं वो बच्चों में ही होती है। वजह क्या है कि ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब आपका पैंक्रियाज जो है, जिसे हम लोग आम ज़बान में लबलबा कहते हैं, वो पैंक्रियाज जो है वो भी उसके बीटा सेल, 2 सेल्स होते हैं, बीटा सेल और अल्फा सेल होते हैं। बीटा सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन सिक्रीट होती है। जब टाइप 1 में क्या होता है कि आप अपनी बॉडी, अपना इम्यून सिस्टम जो है वो आपके बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन सिक्रीट नहीं होती प्रॉपर। तो हम लोग बाहर से उस इंसुलिन इंजेक्ट कर लेते हैं बॉडी में। ये मोस्टली बच्चों में होती है, बड़ों में नहीं होती। 18 ईयर तक होती है। टाइप 2 डायबिटीज क्या है? टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस के जरिए की वजह से होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मैंने बता दिया आप लोगों को। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है? जब आपका, मैंने पहले कहा था कि जब आपके बॉडी में जहां पे ग्लूकोज स्टोर होती है वो स्टोर्स भर जाए, समझ लगी? तो इंसुलिन जो सेल को सेंस नहीं करता कि वो अंदर ग्लूकोज को ले जाए, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब इंसुलिन बढ़ जाता है बॉडी में। जितनी ज्यादा ग्लूकोज, ये बात याद रखना आप लोग, कि ब्लड में जितनी ज्यादा ग्लूकोज होगी उतनी ज्यादा इंसुलिन होगी। इंसुलिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्लूकोज। समझ आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है? यस सर। जी सर, आवाज आ रही है सर। समझ आ रही है ना बच्चों? जी सर। यस सर। तो टाइप 2 डायबिटीज का मैंने कहा था कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। ये हमेशा मतलब जो बड़ों में होती है, बच्चों में नहीं होती, कॉमन नहीं है, बड़ों में बहुत कॉमन है। तकरीबन 90 to 95% जो होती है डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज होती है। ये वजह किस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है कि आपका इंसुलिन जो है वो सेल को मतलब रेजिस्टेंट हो जाता है, कि वो सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जहां से ग्लूकोज ने सेल के अंदर जाना है, तो वो सेल को वो सेंस नहीं कर पाता, आपका इंसुलिन सेंस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंट हो जाता है सेल के लिए, मतलब वो ग्लूकोज अंदर नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो मैंने पहले कहा था कि महदूद स्टोरेज होती है, वो भर जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज बाहर आ जाती है। तो जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज होती है। वो फिर ब्लड जो है, ग्लूकोज है वो आपके ब्लड में मतलब जमा हो जाता है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट टाइप पे चली जाए निम्रा। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद है प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज क्या होती है? प्री डायबिटीज मींस के डायबिटीज से पहले, मतलब आपको शुगर ना हो उससे पहले आपकी जो कंडीशन होती है उसे प्री डायबिटीज कहती है। मतलब इसमें आपके ब्लड में शुगर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आपको मतलब आपको टाइप 2 डायबिटीज के मतलब वो नहीं है, डायबिटीज मेलिटस के आपको सिम्टम्स जाहिर नहीं होते, लेकिन आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होता है, इससे प्री डायबिटीज कहते हैं। उसके बाद जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। ये मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन में होती है। वजह क्या होती है? प्लेसेंटा जो होती है वो उससे ना कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो हार्मोन आपके इंसुलिन को ब्लॉक कर लेते हैं, जिससे ये डायबिटीज होती है। ये इतनी कॉमन नहीं है, अक्सर मतलब इसकी परसेंटेज जो होती है वो कम होती है, इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे चली जाए। डायबिटीज इंसिपिडिस क्या है? इसमें ना ये क्या होती है, इसमें क्या है कि आपके ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस इसमें हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट आपकी किडनी वगैरह
लूज कर लेती है इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह आपकी बॉडी से थ्रू यूरिन। नेक्स्ट स्लाइड पे चली जाए निम्रा। उसके बाद फिर मैंने कहा था कि साइन एंड सिम्टम्स मतलब मेन और वुमेन में डिफरेंट हो सकते हैं। साइन सिम्टम्स क्या है, मैंने पहले कहा था कि आपको भूख बहुत ज्यादा लगेगी, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। उसके बाद ब्लर विजन, क्योंकि आपकी हमेशा याद रखना ग्लूकोज जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है अगर हद से ज्यादा हम लोग ले लें। ग्लूकोज जो होते हैं वो आपके ब्लर विजन को बहुत ज्यादा वो कर लेती है, खराब कर लेती है। फटीग, बंदी को फटीग महसूस होती है, थकावट महसूस होती है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि मतलब किसी शुगर के मरीज को जख्म लग जाते हैं तो वो जख्म ठीक नहीं होता। वजह क्या होती है कि आपके ब्लड में काफी ज्यादा ग्लूकोज जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वो आपके जो वाइट ब्लड सेल्स वगैरह होते हैं, जो जिसने जख्म प्लेटलेट्स वगैरह, ये प्रॉपर वहां पर पहुंच नहीं जाते थे, जिसकी वजह से ये जख्म सही नहीं होते। नेक्स्ट अभी देख लो वुमेन मैन में जो सिम्टम्स है वो उसमें डिक्रीज सेक्स ड्राइव जो होते हैं, एरेक्टाइल डिसफंक्शन ये हो सकता है, टायर्डनेस उसको हो सकती है, पोर मसल स्ट्रेंथ उसको हो सकती है। वुमेन में क्या है, यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकती है, मतलब यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। ड्राई एंड एची स्किन, मतलब उसका स्किन जो होता है वो ड्राई होती है और उसमें दाने वगैरह रेशे वगैरह निकल जाते हैं। ये पहले मैंने समझा दिया, ये इसको रहने दे, आगे चले जाओ, ये इतनी कॉमन नहीं है, पहले दो कॉमन। काजिस काजिस लाइफस्टाइल, आपने अक्सर आप देखो लाइफस्टाइल कितना चेंज हो गया है। क्या हम लोग फास्ट फूड खाते हैं, पिज्जा वगैरह खाते हैं, उसके बाद जितनी भी फास्ट फूड वगैरह है रिफाइंड शुगर वगैरह हम लोग लेते हैं। सबसे मेन काजिज यही है कि हम लोग रिफाइंड शुगर ले लेते हैं। उसके बाद फास्ट फूड तो बहुत कॉमन है आजकल, वो ले लेते हैं, जिसकी वजह जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। ओवरवेट, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम लोगों की एक्टिविटी नहीं है। पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग मतलब फॉर्म्स वगैरह मुख्तलिफ फॉर्म में काम करते थे, फार्मर्स होते थे। आजकल लोग की लाइफ बिल्कुल सेडेंटरी हो गई है, गाड़ियों में चलना, मोटरसाइकिल वगैरह, ये सब कुछ आम हो गई है, गाड़ियां वगैरह। तो पहले ये चीजें नहीं थी, इस वजह से जिसकी वजह से ये इंसान मोटा हो जाता है, ओबेसिटी का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां आ जाती है। ओबेसिटी में ये बता दूं, इट इज द मदर ऑफ डिजीज। जिस बंदे को ओबीस होगा उसको काफी ज्यादा वो हाइपरटेंशन का शिकार होगा, उसको डायबिटीज होगी, उसको हार्ट डिजीज वगैरह ये हो सकती है, ये सब कुछ। वुमेन में कॉमन डिजीज है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम, ओवरी सिंड्रोम, पीसीओ जिसे हम लोग कॉमन कहते हैं। ये क्या होती है, ये इम्बेलेंस है, आपके हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से डिजीज होती है। जेनेटिक काज भी हो सकता है। डाइट मैंने पहले कहा, बेड डाइट, स्ट्रेस की वजह से भी डायबिटीज हो सकती है। एक्सरसाइज हम लोग करते नहीं है। अच्छा, ये तो थी सिंपल इसकी इंट्रोडक्शन, काजेस वगैरह थी। अभी हम लोग प्रिवेंशन में आते हैं। प्रिवेंशन किस तरह हम लोगों ने करनी डाइट के जरिए। कुछ तो मैंने चीजें ऐड कर दी स्लाइड्स में, कुछ मैं ओरल बता दूंगा, डाइट वगैरह किस तरह देनी वो ओरल बता दूंगा मैं। असल काम जो एज अ डाइटिशियन, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, असल काम हमारा क्या है कि हम लोगों ने उनको डाइट के थ्रू मैनेज करना है। उनको मतलब मेडिसिन से हटाना है, मतलब मेडिसिन, ताकि वो मेडिसिन ना ले। इस तरह की डाइट देनी है कि वो मेडिसिन ना ले, वो मजबूर हो जाए कि मेडिसिन को मतलब रिजेक्ट कर ले, कि वो मेडिसिन ना ले। इस तरह की डाइट देनी है हम लोगों ने। डॉक्टर वसीम, आप लोगों ने नाम सुना होगा, काफी ज्यादा बहुत मशहूर डॉक्टर है, वो भी बहुत इस पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। डॉक्टर खालिद, उसकी वीडियोस वगैरह मैं देखता हूँ, काफी ज्यादा काम कर रहे हैं इसके ऊपर। वो प्रॉपरली मतलब उस पे काम कर रहे हैं, फिटनेस पे काम कर रहे हैं डॉक्टर वसीम। डॉक्टर खालिद जो है वो कीटो डाइट पे काम कर रहे हैं, अच्छा, तो हम लोगों ने अगर हम लोगों ने डायबिटीज पे क्या करना है, हम लोगों ने लो कार्ब्स देने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों ने कम करने, सही है। हम लोगों ने प्रॉपरली आजकल डॉक्टर्स कहते हैं कि आप लोगों ने बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करना है कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये चीजें। हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट बिल्कुल भी नहीं करना, किस चीज को हम लोगों ने कम करना है, सही है। कार्बोहाइड्रेट को हम लोगों ने कम करना है। कम किस तरह करना है, हम लोगों ने ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देखना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिस खुराक की, जिस फूड या वेजिटेबल ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होना, वो हम लोगों ने देना है। ये टेबल मैंने शेयर किया हुआ है, जिसमें आप लोगों को नजर आ रहा है ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबका नजर है। जिस तरह ये वेजिटेबल्स का मैक्सिमम
बहुत बहुत ही कम। वेजिटेबल तकरीबन सारे अलाउ कर सकते हैं आप इसको, क्योंकि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। उसके बाद फ्रूट्स वगैरह, इनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। कुछ फ्रूट्स इस तरह है, जिस तरह वाटर मेलन हो गया, इस तरह के फ्रूट्स आते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, वो हम लोगों ने नहीं देनी, उनको देनी है लेकिन कम उसकी सर्विंग साइज के अकॉर्डिंग हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग, हमारा काम है, हम लोगों ने किसी बंदे को किसी चीज से मतलब हम लोगों ने वो नहीं करना कि आप ये चीज ना खाओ। हम लोगों ने उसको अलाउ करना है कि आप खा सकते हैं, लेकिन कितनी अमाउंट में आपने खानी है, हम लोगों ने अमाउंट उनको बतानी है कि कितने अमाउंट में आप खा सकते हैं। तो हम लोगों ने ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देकर उनको बताना है कि कितना आप खा सकते हैं। फिर मैं आप लोगों को एंड पे डाइट प्लान भी समझाता हूँ, किस तरह आप लोगों ने डाइट प्लान मतलब बनाना है, किस तरह देना है उनको। नेक्स्ट स्टार्ट कर दें। ये देख लें, ब्लड शुगर लेवल्स जो है आप लोगों को मतलब आप लोग जब टेस्ट करेंगे तो ये ब्लड शुगर लेवल्स का आप लोगों को पता चलेगा। फास्टिंग शुगर जो होती है, मतलब इसमें हम लोग 8 से 12 घंटे पेशेंट को कहते हैं कि आप लोग अपने कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ पानी पीनी है, उसको पानी पीना है और कुछ भी नहीं करना। अगर फास्टिंग में आपका ब्लड शुगर लेवल 80 से 100 तक हो तो ये नॉर्मल है, मीन्स यू आर नॉट डायबिटिक, यू आर नॉर्मल। आफ्टर 1 आवर अगर आपका शुगर लेवल 125 to 130 mga means you are normal. If after 2 hours if 90 to 100 means you are normal. अब ये इंसुलिन का भी हम लोग टेस्ट करवाते हैं, जिसे हम लोग सी पेप्टाइड कहते हैं, वो टेस्ट करवाते हैं। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन की नॉर्मल वैल्यू, इंसुलिन की आप लोगों को पता है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल 1 to 2 नॉर्मल है बंदे के अंदर, 1 to 2 और वो नॉर्मल है इंसुलिन। अब ये ज्यादा हो रही है इधर, हम लोग ये इंसुलिन बहुत ही मतलब मैंने ऐड किया हुआ, लेकिन ये टॉपिक ही डिफरेंट है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट स्लाइड पे चली जाए। अच्छा, टेस्ट हम लोगों ने अभी कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं, अगर हम लोगों ने देखना है कि पेशेंट के डायबिटीज चेक करनी हो, वो डायबिटिक है या नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने टेस्ट देंगे, कुछ टेस्ट का टेस्ट है। सबसे पहले टेस्ट हम लोगों ने सर आपका माइक म्यूट हो गया। सॉरी, अब आ रही है आवाज? जी जी सर। हेलो। अच्छा, टेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने टेस्ट कौन से देने। एज अ डाइटिशियन हम लोग ये अलाउ कि हम टेस्ट लिखवा सकते हैं, पेशेंट को हम टेस्ट दे सकते हैं। तो टेस्ट हम लोग कौन से दे सकते हैं? HbA1c सबसे अच्छा टेस्ट यही होता है, क्योंकि ये टेस्ट ये होती क्या है, HbA1c, HB में नहीं लिखा है, हेमोग्लोबिन सिर्फ A1c लिखा हुआ है। ये एक टेस्ट है। ये क्या है? It measures how much glucose is attached to red blood cells. कितना ग्लूकोज अटैच आपके रेड ब्लड सेल्स को के साथ कितना अटैच है, इसे HbA1c कहते हैं, टेस्ट कहते हैं। ये इस वजह से बहुत मतलब अच्छा है, ये प्रोमिनेंट रिजल्ट देते हैं हमें, क्योंकि इनका मतलब हम लोग इसको 2 to 3 months हम लोग बिहाइंड देखते हैं कि ब्लड शुगर लेवल कितना था बंदे के अंदर। 2 से 3 मंथ्स पहले भी दे सकते हैं हम लोग, मतलब दे सकते हैं कि 2 से 3 मंथ पहले इनका शुगर लेवल कितना था। इसकी नॉर्मल वैल्यूज क्या है? अगर लेस देन और 5.7% हो तो वो नॉर्मल। HbA1c अगर 5.7 हो या लेस हो तो वो नॉर्मल है। अगर 5.7 to 6.4 हो HB लेवल, HbA1c तो वो प्री डायबिटिक है। अगर इनकी वैल्यूज इतनी आ जाए तो वो प्री डायबिटिक है, मतलब वो उसको अभी डायबिटीज हुई नहीं है, वो प्री डायबिटिक है। मतलब उनके ब्लड में ग्लूकोज लेवल मतलब ज्यादा है, लेकिन वो डायबिटीज नहीं, उसको सिम्टम्स नहीं है। अगर 6.4 और 6.5 इक्वल हो या उससे ज्यादा हो तो क्वेश्चन बाद में कर लेना बच्चों। तो 6.5 हो या 6.5 से ज्यादा हो तो उसको हम लोग कहेंगे ये डायबिटीज, ये डायबिटिक पेशेंट, ये है डायबिटीज। उसके बाद हम लोग रैंडम ब्लड शुगर लेवल करते हैं। रैंडम ब्लड शुगर लेवल क्या करते हैं कि किसी भी टाइम मतलब हम लोग कर सकते हैं। हम लोग उसको मतलब उसको खाने को नहीं देखते हैं कि क्या उसने खाया है या नहीं, कुछ नहीं खाया या नहीं खाया, उसको हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग देखते हैं किसी भी टाइम लोग मतलब अगर उसने कहा अभी मतलब फर्ज करिए उसने सुबह 8 बजे नाश्ता किया हो
मतलब हम लोग 12 बजे तक किसी भी टाइम उसका वो कर सकते हैं, मतलब रैंडमली किसी भी टाइम लोग उसका ब्लड ले सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं। अगर ब्लड ग्लूकोज उस टाइम पे रैंडमली अगर उसका ग्लूकोज लेवल मतलब इक्वल टू या ग्रेटर देन 200 हो तो वो डायबिटिक है, वो डायबिटिक। 200 से कम हो मिलीग्राम तो फिर वो डायबिटिक नहीं होगा पेशेंट। अगर 200 हो या 200 से ज्यादा हो तो फिर हम लोग रैंडम में कहेंगे कि ये डायबिटिक पेशेंट है। उसके बाद है फास्टिंग शुगर। फास्टिंग में क्या करते हैं कि वही मैंने पहले कहा था कि हम लोग 8 से 12 घंटे उनको कहते हैं कि आप कुछ ना खाओ सिवाय पानी का। उसकी नॉर्मल वैल्यूज क्या है, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट की नॉर्मल वैल्यूज जो होते हैं, अगर रिजल्ट उसका लेस और इक्वल टू 100 आ जाए तो वो नॉर्मल होगा। अगर रिजल्ट 100 से 125 तक आ जाए तो वो प्री डायबिटिक होगा। अगर 126 आ जाए या 126 से ऊपर हो तो फिर हम लोग कहेंगे ये बंदा डायबिटिक है, मतलब इसको डायबिटीज हुआ है, डायबिटिक पेशेंट इसको। नेक्स्ट स्लाइड पे चली जाए। उसके बाद है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये क्या टेस्ट है, क्या हम लोग इसमें ना शुगर दे देते हैं, मतलब बाज लेबोरेटरीज वगैरह सिंपल वो क्या नाम है फ्रक्टोज यूज करती है, या ग्लूकोज सिंपल शुगर नहीं, ये हम लोग चीनी वगैरह यूज करते हैं घर में। ये उसको कहते हैं कि ये खा लो, 1 चम्मच, आई थिंक 1 चम्मच देते हैं। उसके बाद 2 आवर उनको कहते हैं कि 2 आवर के बाद उनका टेस्ट लिया जाता है, उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया जाता है। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 140 हो वो नॉर्मल है, लेस देन 140 वो नॉर्मल है। अगर रिजल्ट्स बिटवीन 140 टू 199 आ जाए तो हम लोग उसको कहेंगे कि ये प्री डायबिटिक है। मतलब अगर ये ओरल वो जीटीटी टेस्ट में अगर बंदे मतलब किसी पेशेंट का वैल्यूज 140 तक आ जाए या 140 से लेस हो तो उसका मतलब नॉर्मल बंदा है। अगर 140 टू 199 आ जाए तो हम लोग कहेंगे ये प्री डायबिटिक है। अगर रिजल्ट 200 या 200 से ऊपर आ जाए तो हम लोग कहेंगे डायबिटिक। नीचे नेक्स्ट स्लाइड कर ले बच्चे। अच्छा, हम लोगों ने अभी असल टॉपिक हमारा यही है कि हम लोगों ने असल काम हमारा यही है कि हम लोगों ने रिवर्स किस तरह करना है, डायबिटीज को रिवर्स किस तरह करना है। हम लोगों ने किस तरह इस तरह की चीजें ऐड करनी है खुराक में जिसकी वजह से वो रिवर्स हो। खुराक तो डॉक्टर भी दे देते हैं, हमारा रोल क्या, हम लोगों ने स्पेसिफिक चीज देनी है जिससे वो डायबिटीज रिवर्स हो। तो स्पेसिफिक चीज हम क्या दे सकते हैं, आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हेलो। जी जी सर। अच्छा, स्पेसिफिक चीज मैंने कुछ चीजें मैंने ऐड की जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल रहता है, मतलब वो ज्यादा नहीं होता। जिस तरह ये आम चीज है दालचीनी, जब सारे कॉमन है, दालचीनी का सबको पता होगा, सब हर घर में ये मौजूद होती है। दालचीनी दालचीनी क्या करता है, ये एक वायद चीज है दालचीनी जिसमें एक्टिव इस तरह के इंग्रेडिएंट होते हैं, इस तरह की चीजें होती है जो कि एज इंसुलिन एक्ट करती है, मतलब ये इंसुलिन की जगह काम करती है। एक तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करती है, दूसरा क्या करती है ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी, मतलब कि सेल इंसुलिन सेल को सेंस कर सके कि ताकि वो ग्लूकोज को ब्लड से सेल में ले जा सके, इसे कहते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी। इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या है कि इंसुलिन आपका ग्लूकोज ब्लड से लेके सेल के अंदर डाल दे, इससे हम लोग कहेंगे इंसुलिन सेंसिटिविटी। तो दालचीनी क्या करती है, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी भी ज्यादा करती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी ज्यादा करती है, सबसे मेन काम यही है। उसके बाद दालचीनी और क्या करती है, ये जो हेमोग्लोबिन मैंने कहा HbA1c इसके लेवल को भी डिक्रीज करती है। नेक्स्ट, इसमें एक्स्ट्रा चीजें भी जिस तरह ये मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स है, इसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छा है जिसकी हार्ट डिजीज वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। ये डिफरेंट टॉपिक है फटाफट। उसके बाद दालचीनी में और क्या, दालचीनी में एक वन स्टडी नीचे ले नीचे, बस ये एक स्टडी बस ये एक स्टडी उन्होंने कंडक्ट की थी, काफी ज्यादा मतलब अराउंड अबाउट 300 पेशेंट्स थे। ये प्रॉपर रिसर्च है उसका, मैंने ये थोड़ा सा निकाल दिया। 300 पेशेंट उस पर इन्होंने वो की थी, क्या नाम है, मतलब एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें उन्होंने क्या किया था कि 3.2 टेबल स्पून मतलब 6 ग्राम उन्होंने दालचीनी दी थी।
राइस के साथ। तो क्या हुआ, तो उसका जब उन्होंने दालचीनी दी थी राइस के साथ, तो उसके बिल्कुल मतलब ब्लड शुगर लेवल इतना ज्यादा नहीं हुआ, मतलब वो कम था, 20% तकरीबन कम था एज कम्पेयर टू दालचीनी के बगैर। तो दालचीनी बहुत कम करती है, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे चली जाए। नेक्स्ट निमरा। उसके बाद चिया सीड्स है। चिया सीड्स भी बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। ये भी आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती है। इसमें भी कुछ इस तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जो आपके ब्लड ग्लूकोज को कम करती है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि इसमें फाइबर्स, ये इसमें फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, खासकर इंसोल्युबल फाइबर। इंसोल्युबल फाइबर क्या करती है कि ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती है। बाकी इसके बाद इसमें काफी ज्यादा कैल्शियम, आयरन, ये वगैरह सब आप देख रहे हैं, काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट इसमें। नेक्स्ट स्लाइड पे चली जाओ। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, सबको पता है ये बहुत अच्छा है, ये भी आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करती है। इसमें होता क्या है कि इसमें होता है ऑयलिक एसिड, जो कि आपका एसेंशियल फैटी एसिड है। ऑयलिक एसिड पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये मेन रोल प्ले करता है इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करने में। बहुत अच्छी चीज है ये। इवन आपके हार्ट डिजीज के लिए ऑलिव ऑयल बेस्ट है, बेस्ट है, एवर बेस्ट है, बहुत अच्छा है ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर द हार्ट। कंटेन्स ऑयलिक एसिड, मैंने पहले कहा था, मतलब ऑयलिक एसिड की वजह से ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बहुत कम करती है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, इंसुलिन जो होती है, इंसुलिन, इंसुलिन कब सिक्रीट होती है, या ये जब आप लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तब सिक्रीट होती है, या जब आप लोग प्रोटीन लेते हैं तब सिक्रीट होती है। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की कंडीशन में सिक्रीट होती है, जब आप लोग ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, जितनी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आप लोग लेंगे उतनी ज्यादा ये इंसुलिन सिक्रीट होगी। फैट्स का कोई इफेक्ट नहीं है, फैट्स का कोई इफेक्ट नहीं है इंसुलिन के ऊपर। हमेशा याद रखना, अगर एक 20% हो, मतलब कोई मोटा मतलब बंदा हो, पेशेंट हो, किसी ने वेट लूज करना हो, याद रखना उसको, मतलब ये एज एडिशन आप लोग हमेशा ये ज़हन में रखना, ये माइंड में रखना कि अगर आपके ब्लड में इंसुलिन ज्यादा हो तो ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा रेजिस्टेंट होती है वेट लॉस के लिए। हमेशा ये वेट लॉस के लिए रेजिस्टेंट होती है, क्योंकि ये फैट्स को डाइजेस्ट करने नहीं देती इंसुलिन। तो जितना आपका मतलब फैट, मतलब ऑयल, अच्छा ऑयल, गुड ऑयल, ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो होते हैं, फुली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं, वो अगर ज्यादा हो आपके ब्लड में तो ग्लूकोज उसका रिवर्स, मतलब ग्लूकोज कम होगा ब्लड में, ये हमेशा याद रखना। तो सबसे अच्छा ऑयल जो है ये ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल है। जी जी। Sir, I have question that you have in the previous slide you have mentioned about GLP-1 hormone. Sir, please tell in detail about GLP-1 hormone. स्लाइड्स पे आ जाएं। हार्मोन है, सिंपल हार्मोन है, जो कि आपके फुलनेस को, मतलब जब आप खाते हैं ना, जब आपका स्टमक फुल हो जाता है तो ये हार्मोन सिक्रीट होता है। मतलब लेप्टिन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये भी बिल्कुल लेप्टिन की तरह ही काम करता है, फुलनेस को शो करता है। जब आपका स्टमक फुल हो जाता है तो ये सिक्रीट होता है लेप्टिन की तरह। और ये एक्टिव कौन करता है, ये स्टिमुलेट कौन करता है, ये ऑयली ऑयल सिक्रीट करता है। ये बिल्कुल आपके मतलब ऑयली ऑयल जो है, जैतून का तेल जो है, ये बिल्कुल क्या करता है, ये इसको मतलब स्टिमुलेट करता है इस हार्मोन को। ये बिल्कुल आपके लेप्टिन की तरह काम करता है। लेप्टिन जिस तरह आपके फुलनेस को शो करता है कि आपकी बॉडी मतलब फुल, मतलब है फुलनेस शो करती है, इस तरह बिल्कुल वही काम करता है ये भी। नेक्स्ट आप लीजिए। फ्लेक्स सीड्स का मैंने बता देता हूँ। फ्लेक्स सीड्स आर, ये क्या है, हेल्थी फूड है बिल्कुल, है वाई कंटेंट ऑफ फैट, हेल्थी ओमेगा 3 से बहुत ज्यादा होता है, फाइबर्स, जिसकी वजह से अब ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहता है, फाइबर्स की वजह से। ओमेगा 3
ओमेगा 3 वायद फैटी एसिड जो कि ग्लूकोज लेवल को भी नॉर्मलाइज रखती हैं, ये हमेशा याद रखना है, जो कि फ्लैक्स सीड्स में बहुत ज्यादा है। इसमें अदर बिलोज होते हैं, प्लांट्स एंटीऑक्सीडेंट हैक करते हैं। उसके बाद अ पोर्शन ऑफ देयर इनसॉल्युबल फाइबर इज मेड अप ऑफ लिग्नेंस which may help decrease heart disease risk and improve blood glucose management। ये लिग्निन होते हैं इनसॉल्युबल फाइबर, ये क्या करता है, ये मेट्रो का कैंसिल करता ना ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। हेलो जी सर, नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। तो आप इनसॉल्युबल फाइबर की लिग्नेंट्स के वजह से बारे में बता रहे थे इधर। ये इनसॉल्युबल फाइबर है। सॉल्युबल इन दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। लिग्निन जो है इनसॉल्युबल फाइबर है, जिस तरह इसमें सेलुलोज इनसॉल्युबल, हेमिसेलुलोज, ये सारे इनसॉल्युबल फाइबर है। उसके बाद है एप्पल साइडर विनेगर, कॉमन बाजार में मिलती है, सारे मार्केट से मिलती है। ये यूरिक एसिड के लिए भी बहुत अच्छा है, यूरिक एसिड के लिए, ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मलाइज रखने के लिए बहुत अच्छा है। ये बनता किस तरह है, ये फर्मेंटेशन होती है एसिडिक एसिड कार्बोहाइड्रेट्स की, एसिडिक एसिड की वजह से, एसिडिक एसिड के थ्रू। ये क्या करता है, मतलब मोस्ट स्टडी ये शो करती है कि 20% मतलब ये ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करता है, कार्ब लेवल कम करता है, अगर हम लोग इसको यूज कर ले डेली बेसिस पे, तो ये 20% मतलब 20% ग्लूकोज लेवल कम करता है। स्ट्रॉबेरीज क्या है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिससे एंथोसायनिन्स है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स है। ये क्या करती है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती है, हार्ट डिजीज से प्रिवेंट करती है। मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, ये स्कैवेंजर्स होते हैं, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के जरिए काफी ज्यादा फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं, तो उसको स्कैवेंज करना, उसको खत्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं, जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में काफी ज्यादा है। ये एंटीऑक्सीडेंट का एक और काम भी यही है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी नॉर्मलाइज कर लेता है, जो कि स्ट्रॉबेरीज में ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंथोसायनिन्स है। तो ये हमारी स्लाइड्स खत्म होती है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, जो चीज समझ ना आई हो तो वो पूछ सकते हैं आप लोग। सर मेरे क्वेश्चंस हैं कुछ। सर जिस तरह आपने बताया था कि इंसुलिन नहीं, पहले एक सेकंड, क्वेश्चन बाद में कर लेना, एक सेकंड। पहले मैं ये आप लोगों को बता दूं, कुछ डाइट से आप लोगों को पता है, डाइट्स ये कीटोजेनिक डाइट, ये लो कार्ब डाइट्स, ये आप लोगों को पता है? आप लोगों ने पढ़े ये क्वेश्चन, ये पढ़े आप लोगों ने? सर डिफरेंट सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो कुछ को आइडिया होगा, कुछ को नहीं। यार कीटो डाइट मोस्ट कॉमन है, सबको पता होगा कीटो डाइट क्या होती है। नहीं पता? नहीं सर। यार कीटो डाइट बहुत अच्छी डाइट है, जिसमें हम लोग अराउंड अबाउट 75% हम लोग देते हैं। फिर जी सर मुझे पता है कीटो डाइट का। आप बता दें। सर कीटो डाइट होती है कि हमारी बॉडी जो है ना वो फैट्स को यूटिलाइज करती है। किस फॉर्म में? सर बॉडी को एनर्जी देने के लिए ना। अच्छा, जबरदस्त, गुड, बहुत बहुत अच्छा आंसर दिया है इस बच्चे ने। तो मैं बता देता हूँ कीटो डाइट होती क्या है। इसमें हम लोग क्या देते हैं, इसमें हम लोग 75% हम लोग इसमें फैट्स देते हैं। फैट्स कौन से फैट्स देते हैं? गुड फैट्स होते हैं, हेल्दी फैट्स होते हैं, जिस तरह हम लोग देसी घी वगैरह यूज कर सकते हैं। ओके, बताता हूँ, आपका जवाब देता हूँ। पहले मेरी ये बात सुन ले, मैं बता दूंगा। कीटो डाइट क्या है, क्या हम लोग देते हैं फैट 75% फैट्स देते हैं, इसमें 5 to 10% कार्ब्स देते हैं, उसके बाद बाकी जो बच गए हम लोग प्रोटीन देते हैं। प्रोटीन भी मोस्टली हम लोग रेड मीट जो है वो देते हैं, या बीन्स वगैरह देते हैं। मतलब हम लोगों ने कीटो डाइट में हम लोगों ने देना क्या है कि हम लोगों ने फैट्स, कौन से फैट्स देने,
अच्छे वाले फैट्स देने जिसमें ओमेगा 3 फुल एंचुरेटेड फैटी एसिड मतलब ओमेगा 3 ओमेगा 6 मतलब ये चीजें मतलब ज्यादा हो। जिस तरह कीटो डाइट में फैट्स हम लोग कौन कौन सी यूज सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल का फायदा ये वेट लॉस में बहुत अच्छा है। वेट लॉस चूंकि डायरेक्टली रिलेटेड टू डायबिटीज, वैसे मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि ये वेट लॉस के लिए कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एमसीटी ऑयल है। एमसीटी क्या है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड होते हैं, जो कि आप लोगों को डाइजेस्ट करने मतलब आपके डाइजेस्ट नहीं हो तो डायरेक्ट आपके डाइजेस्ट मतलब क्या नाम है ब्लड में जाती है, डाइजेस्ट होने के बगैर एमसीटी ऑयल। इसमें तकरीबन अराउंड अबाउट 80% एमसीटी ऑयल है, जो कि बहुत बहुत अच्छा है वेट लॉस के लिए। कोकोनट ऑयल ये जितने भी प्लांट सोर्सेज हैं हम लोग ले सकते हैं उसमें। उसके बाद हम लोगों ने अगर कार्बोहाइड्रेट देना है, कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने क्या देना है, कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने और कुछ नहीं देना, रोटी वगैरह ये सब कुछ हम लोगों ने बंद करवाने। कीटो डाइट की मैं बात कर रहा हूँ, लो कार्ब की बात नहीं कर रहा मैं। हमेशा ये याद रखना मैं कीटो डाइट की बात कर रहा हूँ, कीटोजेनिक डाइट, जिसमें हम लोग फैट्स ज्यादा दे देते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इसमें हम लोगों ने फैट्स मतलब क्या कार्बोहाइड्रेट जो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पोर्शन जो मैंने देना है मींस 5% कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने देने हम लोगों ने। वो कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने कौन से देने हैं, हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट देने हैं प्लांट सोर्स मतलब वेजिटेबल सोर्स देने हम लोग। सिर्फ वेजिटेबल यूज कर सकते हैं, वेजिटेबल यूज कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट लेना है तो वो सिर्फ हम लोग वेजिटेबल यूज कर सकते हैं। इवन कीटोजेनिक डाइट में हम लोग फ्रूट्स भी यूज नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट कहाँ से यूज करना है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने वेजिटेबल से यूज करनी है। उसके बाद प्रोटीन सोर्स मैंने पहले ही कहा था कि हम लोगों ने अगर देखना है तो ये रेड मीट देना है हम लोगों ने ज्यादा, या फिर कोशिश कर ले कि आप लोग देसी मतलब देसी मुर्गे वगैरह ये जितने भी ये यूज कर सकते हैं। तो केटोजेनिक डाइट बहुत ज्यादा अच्छी है डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो डायबिटिक जितने भी पेशेंट है, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया, मैंने खुद मेरे अपने पेशेंट है जिनको मैंने जो कि बिल्कुल डायबिटीज थे, 1 साल पहले मैंने उनको डाइट करवाई, ये शुरू करवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल रिकवर हो गए हैं, बिल्कुल रिवर्स जिसे हम लोग कहते हैं, बिल्कुल रिवर्स हो गए हैं। तो कीटोजेनिक डाइट हम लोग मोस्टली पेशेंट को हम लोग ये वाली डाइट हम लोग फॉलो करवाते हैं। उसके बाद लो कार्ब डाइट भी हम लोग दे सकते हैं। उसमें फिर प्रॉपर हम लोगों ने जिस तरह कीटोजेनिक डाइट में हम लोग प्रॉपर उसकी कैलोरीज वगैरह काउंट नहीं करते, बस वैसे दे देते हैं। लो कार्ब डाइट में हम लोगों ने प्रॉपर उनकी कैलोरीज वगैरह बीएमआर वगैरह सब काउंट करके हम लोगों ने देनी है। लो कार्ब में भी हम लोग जो आपकी परसेंटेज ग्राम्स हो कार्ब्स की वो 30 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, 30 से ज्यादा नहीं देनी चाहिए। समझ आई कीटो डाइट की? हेलो यस सर। सर कीटो डाइट कितनी देर तक यूज करवा सकते हैं? ये हार्मफुल पूरी भी होती है जिंदगी ना, यूज कर कहते हैं कि सकते हैं। अगर नहीं सर पूरी मैंने जिंदगी यूज कर सकते हैं। सर ये मैंने वेबिनार ही अटेंड किया था, उनमें बता रहे थे अगर 3 माह तक हम सल्फर यूज करें ना तो हार्ट अटैक भी हो सकता है और किडनी नहीं पे नहीं 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 इश्यूज ये भी गलत बनते हैं। गलत 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 अफवाह है, गलत बहुत गलत। मैंने कहा मैंने खुद ये 1 साल हो गया बंदे को जिसको डायबिटीज था, उसको मैंने खुद यूज करवाया है, तो उसको अटैक होना चाहिए तो बिल्कुल इस तरह हो गया जिस तरह पहले की जिंदगी वो जी रहा है, बिल्कुल सही हो गया। ये कीटोजेनिक डाइट ये मैंने कहा ये काफी बड़े बड़े डॉक्टर्स है हमारे सीनियर्स है वो फॉलो करवा रहे हैं। इसके इश्यूज है, किडनी इश्यूज वगैरह बन सकता है, लेकिन अगर एक प्रॉपर डाइटिशियन से आप सजेशन ले ले, उसको डाइटिशियन आपको फॉलो करवाए, फिर आप लोग कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी कर लें। सर इट्स 1 by 1 कैन करें वी क्वेश्चंस। वन पॉइंट प्लीज। सर जी कैन वी क्वेश्चन कर गिव लें। चीज टू द पर्सन हु इज कीटोजेनिक? हाँ दे सकते हैं, चीज क्यों नहीं दे सकते हैं, अच्छी चीज है। सर जी मेरा क्वेश्चन है। जी कर लें। सर जिसको फैटी लीवर हो वो भी कीटो डाइट कर सकता है? फैटी क्योंकि लीवर हो उसमें हाँ फैटी लीवर कर सकता है फैटी हाँ कर सकता है, लेकिन प्रॉपर मैंने कहा था कि प्रॉपर फैटी लिवर होती किस वजह से पता है आप लोगों को? फैटी लिवर फ्रक्टोज वाहिद चीज है, फ्रक्टोज जो कि आपका मतलब लीवर उसको यूज करता है, बाकी बॉडी यूज नहीं करती, सिर्फ लीवर यूज करता है। फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है, सही है। जिस तरह आप सिंपल चीनी की मिसाल ले ले, चीनी में क्या है 50% फ्रक्टोज है 50% कार्बोहाइड्रेट है। तो फैटी लिवर की
मोस्टली वजूहत जो होते हैं फ्रक्टोज की वजह से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की वजह से, सिंपल शुगर, रिफाइंड शुगर जब हम लोग लेते हैं, या हम लोग ये जो फ्रक्टोज सिरप वगैरह लेते हैं, जिस तरह जूसेस वगैरह हो जिसमें फ्रक्टोज ज्यादा होते हैं, ये चीजें जब हम लोग लेते हैं इस वजह से फैटी लिवर हो जाता है। यार अगर आप प्रॉपर कीटोजेनिक डाइट यूज करवा सकते हैं, अगर फैटी लिवर उसको भी हुआ हो, लेकिन आप प्रॉपर डाइटिशियन के अकॉर्डिंग, मतलब उसको डाइटिशियन के पास जाके उनसे आप लोगों ने बनवाना है। डाइटिशियन या डॉक्टर के से अलावा से खुद से स्टार्ट नहीं करना डाइट अगर प्रॉपर एक बंदे, मतलब जो डाइटिशियन हो उसको पता होता है कि मैंने क्या देना है, किस टाइम पे क्या देना है, वो कंडीशन को देख कर दे सकता है। तो आप लोगों ने खुद से यूज नहीं करना, डाइटिशियन से मतलब आल अवल करके उसको फिर यूज करना है आप लोगों ने। वो भी रजिस्टर्ड डाइटिशियन हो? हाँ बिल्कुल रजिस्टर्ड डाइटिशियन हो, क्योंकि रजिस्टर्ड डाइटिशियन का जो टेस्ट होता है वो PNDS वाले लेते हैं, वो काफी ज्यादा मुश्किल होता है, काफी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उसमें। मैंने खुद उसके टेस्ट सॉल्व किए हुए हैं, तो काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो बिल्कुल अगर देखा जाए एमबीबीएस जिस बंदे ने किया वो बिल्कुल उसके लेवल के अकॉर्डिंग उसके लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें, मेडिकल के रिलेटेड। सर मेरे कुछ 5-6 क्वेश्चंस हैं। जी कर लें। सर आपने जिस तरह फर्स्ट है ये कि आपने बताया था इंसुलिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्लूकोज, ठीक है। तो सर मैंने अक्सर देखा है डायबिटिक पेशेंट को जब हम इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं तो उसके बाद उसे रोटी खाने को देते हैं या इस तरह के कार्ब्स, तो गलत ये वो टाइप 1 में देते हैं ना, टाइप 1 में, क्योंकि आप मैंने पहले कहा था टाइप 1 बिल्कुल आपकी बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो ऑटोइम्यून डिजीज के लिए, जिसकी वजह से आपकी इंसुलिन बनती नहीं है। इंसुलिन टाइप 1 की मोस्टली हम लोग करवाते हैं, इंसुलिन टेस्ट, सी पेप्टाइड टेस्ट होता है वो करवाते हैं। वो क्यों करवाते हैं? क्योंकि वो इंसुलिन को चेक करते हैं, वो मोस्टली 0.8 to 1 होती है इंसुलिन। अगर इतनी इंसुलिन हो बॉडी में, ब्लड में, तो उसे हम लोग टाइप 1 देखना चाहिए। ये टाइप 1 इसको डायबिटीज इसको। सर जी मेरा एक और क्वेश्चन है। तो एक सेकंड ये आंसर दे दूं यार। ये हमारे डॉक्टर्स वगैरह ये मैं क्या बताऊं, ये कसम से क्या बताऊं, बिल्कुल कसाई ये गलत कर रहे हैं। एक तो ये लोग इंजेक्शन दे देकर, अगर वो सेल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये इंजेक्शन देकर फोर्सली उनको सेल के अंदर जाने दे रहा है ग्लूकोज वगैरह। सर वो अक्सर वो जहाँ इंजेक्शन लगता है ना वो जगह ब्लैक हो जाती है या स्वेलिंग हो जाती है। इंजेक्शन भी शायद उस तरह फिर सही लगता है क्योंकि लगाना वेन में चाहिए। वो टिश्यू वो अलग से, तो टिश्यू इंजरी हो जाती है उसको, उससे कोई ताल्लुक नहीं है इसका। सर वो भी ठीक नहीं होती क्योंकि आपने जिस तरह बताया कि डायबिटिक पेशेंट के जो जख्म होते हैं जल्दी ठीक नहीं होते, उस तरह जगह जगह निशान आ जाते हैं। फिर मैंने कहा तो वो तो ग्लूकोज की वजह से ना ब्लड में काफी ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है, जिसकी वजह से वो हेलिंग प्रोसेस बहुत डिले हो जाता है ग्लूकोज की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जी अगर बॉडी कीटोसिस में है तो कोई टेस्ट है कि वो जिससे पता लग जाए बॉडी कीटोसिस में या कीटोसिस में नहीं है? यार आपकी बॉडी अच्छा क्वेश्चन है यार। आपकी बॉडी ये याद रखना हमेशा, अगर आपने ग्लूकोज से कीटोन बॉडीज जो कि कीटोसिस में होती है, क्योंकि कीटोजेनिक डाइट में क्या होता है कि आप ग्लूकोज बिल्कुल यूज नहीं होता, ग्लूकोज की जगह क्या यूज होते हैं, कीटोन बॉडीज यूज होती हैं। कीटोन बॉडीज यूज होती है बॉडी में, जो कि कीटोन बॉडीज होती क्या है, ये एंड प्रोडक्ट है फैटी एसिड्स की। समझ आ गई? तो कीटोन बॉडीज यूज होती है जिसकी वजह से आपका वेट लॉस हो जाता है, वेट मतलब कम हो जाता है। तो अगर आपने ये करना है कि आप किस तरह को पता चला कि मैं कीटोजेनिक डाइट पे हूँ या नहीं हूँ, तो ये मोस्टली ये अगर आपने ग्लूकोज से उसके कीटोन बॉडीज पे आना है तो मोस्टली मैक्सिमम 2 हफ्ते लग जाते हैं बंदे को। वहां से वो मतलब ग्लूकोज से आपने कीटोन में आना है, कीटोजेनिक डाइट मतलब आना है कि आप कीटो बॉडीज यूज कर लें, मैक्सिमम 2 हफ्ते लग सकते हैं उसमें। सर ये जेनेटिक कैसे होती है? जेनेटिक मैंने पहले कहा था, जेनेटिक हो सकती है, ये टाइप 1 मोस्टली होती है ऑटोइम्यून की वजह से, जेनेटिक भी हो सकती है। जेनेटिक जीन्स चेंज हो जाते हैं, मतलब बीटा सेल्स के जीन्स होते हैं वो इंसुलिन सीक्रेट नहीं करती, इंसुलिन ज्यादा सीक्रेट कर लेती है। तो जीन्स में ऐसा म्यूटेशन हो सकती है जी, म्यूटेशन हो जाती है। हाँ म्यूटेशन हो जाती है ना,
मतलब देख ले इंसुलिन है क्या, हार्मोन है एक ना? हाँ जी हार्मोन है ना? जी हार्मोन की नेचर क्या है? प्रोटीन है। जी प्रोटीन किस चीज से बनती है? इसके लिए प्रॉपर कोडिंग होती है, हाँ जी आरएनए अमीनो डीएनए, आप एसिड्स लोगों ने जी एसएससी में पढ़ा होगा। जी सर तो ये वहां से वहां जब ये बनती है ना, तो ये तब जेनेटिक म्यूटेशन आ जाती है। अभी ये सर प्रॉपर जी एक और बायोकेमिस्ट्री, ये कोई बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री बता सकता है जिसको प्रॉपर बायोकेमिस्ट्री सर जी एक कमांड और हो। क्वेश्चन है। जी जी। सर कुछ पेशेंट आते हैं वो जिद करते हैं कि हमने वेट लॉस करना है और हमें डायरेक्ट जो है ना शॉर्टकट के लिए वो आप हमें बताएं वेट लॉस सप्लीमेंट कोई। हम्म। यार सप्लीमेंट का मैं अब आप लोगों को बता दूं, सप्लीमेंट यार अब यूज नहीं करने चाहिए। सप्लीमेंट उस बंदे को यूज करना चाहिए जो कि जिम वगैरह यूज कर रहा हो, करता हो जिम वगैरह, वो यूज करते हैं। मोस्टली हम लोग सप्लीमेंट देते ही नहीं है, ना कभी दिए ना कभी मतलब देने का इरादा है। सर जी तो वो पता है क्या, सप्लीमेंट नहीं वो देनी फिर चाहिए। वो कहते हैं आप कहाँ के जो है ना आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, अगर आप वेट लॉस सप्लीमेंट नहीं दे सकते तो। तो ये अवेयरनेस हम लोगों ने लानी है ना, ये अवेयरनेस कौन लाएगा? ये हम लोगों ने लानी है ना ये अवेयरनेस। और एक बार और बात बता दूं, डायबिटीज के लिए सबसे सबसे अच्छी जो एक्सरसाइज है वो क्या है? वेट लिफ्टिंग बहुत अच्छी है। वेट लिफ्टिंग लिफ्टिंग जब आप लोग वेट लिफ्ट करते हो तो उससे क्या होगा कि आपका ग्लूकोज इंसुलिन के बगैर ही आपके सेल्स में जाएगी। वेट लिफ्टिंग से बहुत अच्छी एक्सरसाइज है वेट लिफ्टिंग। ये आप लोग एज ए डाइटिशियन आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं अगर एक्सरसाइज, अगर आपके पास पेशेंट आ जाए कौन सी एक्सरसाइज अच्छी है, तो वेट लिफ्टिंग जो है वो बहुत अच्छी है। और एक और बात, डायबिटिक पेशेंट में हम लोग सिर्फ ग्लूकोज को नहीं देखते, हम लोग ट्राइग्लिसराइड वगैरह, कोलेस्ट्रॉल वगैरह को भी हम लोग देखते हैं। तो इनको इनका भी ख्याल रखना चाहिए हम लोगों को। और भी क्वेश्चन बच्चों? सर एक क्वेश्चन है, आपने कोकोनट ऑयल का बताया था कि ये हेल्दी फैट है, जी जी हेल्दी बिल्कुल। फैट बताया था ना? नहीं, मैंने कहा ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें मैंने कहा था कि सर एमसीटी इसमें तो ऑयल है। सैचुरेटेड फैट होते हैं ना ज्यादा, बिल्कुल तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। ये वेट लॉस के लिए कैसे जो है अच्छा है? एमसीटी ऑयल के लिए मैंने कहा इसमें कंपोनेंट जो है, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है जो ज्यादा है, जो कि वेट लॉस के लिए हेल्प करती है, जो कि आपके एचडीएल वगैरह को भी बढ़ाती है। तो इसमें और एक्टिव सर इंग्रेडिएंट जो है वो एमसीटी, मैंने कहा था एमसीटी है इसमें, जो कि सर आपके दूसरा वेट लॉस क्वेश्चन, करती है। जी आपने जी। कीटो डाइट का बताया था, तो जी जी बिल्कुल। आपने कहा थ्रू आउट द लाइफ हम यूज कर सकते हैं, तो कीटो डाइट में हम कार्ब्स को और प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं या उसको कम कर देते हैं? हम लोग कम करते हैं उसको, रिस्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं कर, क्योंकि आपने, मैंने कहा एज डाइटिशियन, मैंने पहले कहा था जी डॉक्टर और डाइटिशियन में फर्क क्या है कि हम लोगों ने, डॉक्टर ने अक्सर आप क्लिनिक में गए कि वो सब कुछ मतलब रिस्ट्रिक्ट करके आपने ये नहीं करना वो नहीं करना, डरा देता है बंदे को। हम लोगों ने क्या करना, हम लोगों ने पेशेंट को डराना नहीं है। हम लोगों ने पेशेंट जी को कहना है कि आप यूज कर सकते हैं, कि किस, हम लोगों ने वे बताना है आप लोगों ने किस तरह, किस वे में आप यूज कर सकते हो, किस तरह आप लोगों ने तरीका बताना है, किस तरह आप लोगों ने यूज करना है उस चीज को। हम लोग रिस्ट्रिक्ट नहीं करते जी हैं। ओके, थैंक यू सर। सर प्लीज सर सेंट्रल जी अगर हार्मोन। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है तो आपसे। मैंने कहा, हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ चलें रही है? पहले जी जी सर, चलें आप तो लोग मैंने पहले कहा पूछे। कीटोजेनिक मतलब हम लोग का कैलकुलेशन करनी है। मैंने कहा उसमें हम लोग फेट्स यूज करते हैं ज्यादा, 70-75% फेट्स यूज करते हैं। फेट्स हम लोगों ने हेल्दी फेट्स देने हैं, जिस तरह में जो मोस्टली प्लांट सोर्स से हो, मैंने पहले ही कहा था। प्रोटीन भी हम लोग, जैसे प्रोटीन मैंने कहा पहले आप लोग को, मैं रेड 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 मीट जो होती है उससे अच्छी प्रोटीन वो दे सकते हैं, बीन्स वगैरह दे सकते हैं, दालें वगैरह दे सकते हैं। मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट नहीं करनी, कार्बोहाइड्रेट आप लोगों ने देनी है। मैंने कहा कीटोजेनिक डाइट में कार्बोहाइड्रेट आप लोगों ने देनी है सिर्फ सब्जी से देनी है, वेजिटेबल से सलाद के सोर्स दे सकते हैं, मतलब सलाद के जरिए दे सकते हैं। मतलब मुख्तलिफ आप लोग, वो आप लोगों को मतलब आप लोग अपने उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं, क्योंकि किस तरह पेशेंट किस तरह लेता है, ले सकता है, मतलब सलाद वगैरह या कोई वेजिटेबल किस तरह लेना चाहता है, उस अकॉर्डिंग आप लोगों ने वो देना है। तो इसी तरह कार्बोहाइड्रेट आप लोगों फिर ने देना है। जिस तरह आप ये बता रहे हैं, तो फिर ऑलिव ऑयल को हम किस तरह डाइट में यूज करें अगर यार हम फिर। ऑयली ऑयल को आप लोग कुकिंग में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग अच्छा तरीका अगर आप लोग कुकिंग में यूज कर सकते हैं, या उससे अच्छा तरीका आप लोग सैलेड पे उसके वो कर सकते हैं, सैलेड पे डाल सकते हैं हाफ चम्मच।
सर इसको डाल ये सुना सकते है कि हैं। ज्यादा इसको पकाना नहीं चाहिए, ये तो फिर इसके सारे न्यूट्रिएंट्स ही लॉस हो जाते हैं ऑलिव ऑयल को। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यूज होते हैं, लॉस होते हैं, ज्यादा नहीं पकाना चाहिए। या तो कोई भी ऑयल हम लोग ज्यादा उसको फ्राई नहीं कर सकते हैं, सारे उसकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो बहुत कम होती है। सर वो प्लेसेंटल बस हार्मोन्स कौन से होते हैं? यार हार्मोन्स प्लेसेंटा सिक्रीट करती है यार, ये उन्हें उनका मुख्तलिफ नाम। हार्मोन्स अभी आइडिया नहीं है नाम। जी जी प्लेसेंटा से हार्मोन सिक्रीट होती है, ये मैं बता दूंगा आप लोगों को, अभी मैंने पढ़ा नहीं उसके बारे में, लेकिन इतना ही पढ़ा है कि प्लेसेंटल डायबिटीज जो होती है वो हार्मोन, उसका मैंने सर्च भी किया था लेकिन मुझे मिले नहीं है। खैर मैं अपनी जो सीनियर मेरा से एक पूछता क्वेश्चन हूँ। है, कर जो ले। है वो 15 to 20 मिनट्स है ना? आवाज नहीं आ रही। हेलो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी कर एक्सक्यूज लें। मी सर। जी बच्चे कर लें। सर एक डायबिटिक पेशेंट है जो कि इंसुलिन यूज कर रहा है, तो जी जी बिल्कुल। हम उसके इंसुलिन किस तरह से कम कर सकते हैं या फिर डाइट से प्रॉपरली छुड़वा दें, किस तरह से उसको मैनेज करेंगे बता दें। ये मैंने कहा था, मैंने पहले कहा था, मैंने कहा 10 ग्राम कार्ब के लिए, ये नोट कर ले अपने कॉपीज में, नोट कर लो, नोटबुक में नोट कर लो। 10 ग्राम कार्ब के लिए आपको 1 यूनिट चाहिए होती है। कितनी चाहिए होती है? 10 ग्राम कार्ब्स के लिए आप लोगों को 1 यूनिट चाहिए होती है। अगर आप लोगों ने यूनिट्स कम करने हैं तो आप लोगों ने कार्ब्स कम करने हैं। मीन्स अगर उन्होंने 20 ग्राम कार्ब लेना है तो 2 यूनिट लगने हैं। अगर अगर 10 ग्राम कार्ब तो 1 यूनिट लगना है। तो वो यूनिट के ग्राम के अकॉर्डिंग जितना आप कार्बोहाइड्रेट कम देंगे उतना उसका यूनिट कम होगा। हमेशा याद रखना, कार्बोहाइड्रेट आप लोगों ने, ये रिफाइंड जितनी भी चीजें रिफाइंड, जिस तरह कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उसके बाद ये रिफाइंड शुगर, चीनी वगैरह हम लोग यूज करते हैं, ये आप लोगों ने बिल्कुल, डायबिटिक पेशेंट्स हम लोगों ने खुद रिस्ट्रिक्ट करनी है। डाइटिशियन भी रिस्ट्रिक्ट, मतलब उसको कहेगा, मना करेगा कि आपने ये चीजें यूज नहीं करनी। डॉक्टर तो करता है, हम लोगों ने खुद भी ये मना करना है कि आपने ये रिफाइंड जितनी भी चीजें हैं, रिफाइंड शुगर, हम लोगों ने उसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि आपने यूज ही नहीं करनी बिल्कुल। सर मतलब सारा व्हाइट फ्लोर, वो जंक फूड लाइक पिज्जा बर्गर ये बिल्कुल, सब? ये बिल्कुल यूज नहीं करने। अगर जी आपने होल कार्बोहाइड्रेट में, ग्रेन्स। होल ग्रेन्स? बिल्कुल वो तो, कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल आम आदमी के लिए भी खतरनाक है, पेशेंट उसको सर होल दूर की ग्रेन्स बात तो है। नहीं आएंगे ना इसमें? होल ग्रेन्स आएंगे, वो यूज करवानी है हम आएंगे लोगों ने। मैम। मैंने कहा अगर आपने केटोजेनिक डाइट यूज करनी है, उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट सोर्स सिर्फ आप लोगों ने वेजिटेबल से लेना है। अगर आप लोगों ने उसको लो कार्ब पे रखना है तो लो कार्ब के लिए मैंने कहा था आप लोगों ने जाना है कार्बोहाइड्रेट, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है? मैंने कहा आप लोगों को, मतलब ये ऑल ग्रेन वगैरह, ये ऑल ब्राउन राइस हो गई, ये ब्राउन ब्रेड हो गया, ये चीज आप लोगों ने देनी है। सर ब्राउन शुगर भी यूज कर सकते हैं ना इंसुलिन पेशेंट? हाँ यूज कर सकते हैं लेकिन लिमिट में। और हनी भी। हर और चीज की हनी अपनी भी। लिमिट, बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी है, सर गुड़ नहीं यूज लेकिन करते लोग, लिमिट। हालांकि चीनी से बेहतर तो वही है चाय। हाँ बहुत अच्छा। यार आजकल मसला ये है कि हनी जो मिलती है वो भी प्योर नहीं होती, उसमें काफी ज्यादा अल्ट्रेशन होती है, उसमें शुगर सर जी यूज करते हैं। ब्राउन शुगर ज्यादा अच्छी होती है या आजकल मार्केट में एक स्टीविया आई हुई है वो अच्छी होती है? नहीं नहीं, सर ब्राउन ब्राउन बहुत अच्छी है। सर क्योंकि ये जो मार्केट अगर में हम लोग, शुगर टैबलेट्स एक मिलती है सेकंड लाइक बच्चे, कैंड्रिल। जी। नहीं नहीं वो नहीं लेनी, वो बिल्कुल यूज नहीं करनी। वैसे पेशेंट्स यूज करते हैं, डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन हम लोगों ने पहले, मैंने बच्चों को कहा था कि हम लोगों ने पेशेंट को रिवर्स करना है। हम लोगों ने उसकी मतलब जो डायबिटीज है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को हम लोगों ने बिल्कुल नॉर्मलाइज रखना है। हम लोगों ने आम डॉक्टर की तरह हम लोगों ने उसको ट्रीट नहीं करना, हम लोगों ने अपने हिसाब से ट्रीट करना है। हम लोगों ने डाइट के जरिए, मैंने कहा सिंपल, आप लोग मोस्टली अगर आप लोग देना चाहिए तो मोस्टली आप लोग उसको कीटोजेनिक डाइट पे आप लोग उसको दे सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन वो भी मैंने कहा था डाइटिशियन होनी चाहिए, वो रिकमेंड कर सकता है, प्रॉपर उसको पता होता है किस वे में देना है, तो समझ लगी? एक्सक्यूज मी सर। सर ये जी कैंडल और जी बच्चे। सुकराल, मतलब ये तो वो आई थिंक प्लेसिबो एज एक्ट करते हैं ना, क्योंकि इनमें असल शुगर तो नहीं होती, हाँ सिर्फ इसकी जो स्वीटिंग है वो बहुत कम है, स्वीटनेस की बहुत कम है, सर जी लेकिन मेरा हम लोगों ने क्वेश्चन है। यूज नहीं किया। पहले कहा था हम लोगों ने इन चीजों से पेशेंट को, ये डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, हम लोगों ने रिकमेंड बिल्कुल करना ही नहीं है। ये तो सप्लीमेंट हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं, सप्लीमेंट आप लोग यूज करते हैं। अगर सर जी सबसे अच्छे आप लोग फिर भी यूज करवानी है तो आप लोग वो यूज करवाओ, क्या नाम है, ब्राउन शुगर यूज करवाओ, जिसे हम लोग गुड़ कहते हैं, वो यूज करवा सकते हैं, जिसमें काफी ज्यादा ये
मल्टी मिनरल मल्टी विटामिन है ये ब्राउन शुगर, बहुत अच्छा है। जी सर, थैंक यू। सर सर नॉर्मल पर्सन के लिए भी ये जो कैंडल वगैरह है ये भी सही नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं, नॉर्मल पर्सन के लिए भी सही नहीं है। क्योंकि बच्चों पहले मैं कहूँ, ओबेसिटी की सबसे बड़ी काज क्या होती है कि हम लोग ये रिफाइंड शुगर्स वगैरह लेते हैं, चीनी ले लेते हैं, नमक वगैरह लेते हैं। पॉइजन, जितनी भी व्हाइट चीज है वो पॉइजन है, हमेशा याद रखना। जिस तरह पॉइजन क्या है, चीनी है व्हाइट है पॉइजन है, नमक है व्हाइट है पॉइजन है, समझ लगी। इन चीजों से हम लोगों ने पेशेंट को दूर रखना है। पेशेंट चाहे वो मतलब एक मरीज हो, डायबिटीज पेशेंट हो या नॉर्मल हो, ओबीस हो, उनको भी हम लोगों ने इन चीजों से दूर रखना है। समझ आ गई सर बच्चों? कोई क्वेश्चन? मेरे फादर को डायबिटीज है, उन्होंने किसी भी डॉक्टर को चेक नहीं कराया और वो खुद जो है ना वो एक टैबलेट यूज करते हैं ग्लूकोफेज, तो हाँ उससे बिल्कुल, वो उनकी, ग्लूकोज लेवल कम करता है। जी वो उससे उनकी कंट्रोल रहती है। तो क्या ये सप्लीमेंट उनके लिए बेस्ट है? यार मैंने कहा था हम लोगों ने ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं करना, हम लोगों ने खत्म करना है। तो डॉक्टर्स जो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, जिस तरह के अबू को दिए मेडिसिन, ये क्या करता है, जी ये जब हम लोग रोटी से पहले या बाद में ले लेते हैं तो वो ग्लूकोज लेवल को नॉर्मलाइज करते हैं। हम लोगों ने नॉर्मलाइज नहीं करना, हम लोगों ने ग्लूकोज लेवल को खत्म करना है। डायबिटीज को हम लोगों ने रूट ऑफ मतलब उसको जड़ों से निकाल के खत्म कर देना है, उसको रिवर्स करना है। ये टॉपिक हम लोग रिवर्स करना, हम लोग डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं ताकि हम लोग उसको कंट्रोल करना। हम लोग कंट्रोल नहीं करना, हम लोगों ने खत्म करना है। लेकिन वो वो खत्म डाइट परहेज के नहीं जरिए होती है। करते सर कहते तो यही है कि जो ये भी खत्म नहीं हो सकती सही तरीके से, दोबारा हो जाती है। गलत है, बिल्कुल गलत है। यार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मुसलमान हैं यार, इस पर जी हमारा जी यकीन सर। है। ये हदीस है कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी पैदा नहीं की जिसका क्योर ना हो, और सर सारी मैंने एक जगह बीमारी पे पढ़ा था क्यूरेबल कि है। विटामिन डी और कैल्शियम का भी रोल होता है डायबिटीज को कंट्रोल करने में। बिल्कुल हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। अगर विटामिन डी और कैल्शियम प्रॉपर लेवल पर आरडी के अकॉर्डिंग लिया जाए तो, और डाइट को सही से मैनेज किया जाए तो हम डायबिटीज को टोटली फिनिश कर सकते यार हैं। फिर आप लोग वही कैल्शियम वगैरह सप्लीमेंट्स पे आ जाते हैं। सप्लीमेंट्स की बिल्कुल बात ही नहीं यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ डाइट के जरिए करनी है। सप्लीमेंट बिल्कुल हम लोगों ने सप्लीमेंट्स, अगर आप लोगों ने कैल्शियम विटामिन डी वगैरह लेनी है, विटामिन डी का तो बेस्ट सोर्स सन है, सूरज बेस्ट सोर्स है। जिस टाइम मतलब जिस टाइम यूवी रेस सन की बहुत ज्यादा हो ना, जी जिस सर। टाइम दिन के वक्त, जिस टाइम पे यूवी रेस बहुत ज्यादा हो, उस टाइम पे बेशक इंसान को चाहिए कि वो सूरज के सामने बैठ जाए 15-20 मिनट तक, ताकि वो अपना विटामिन डी का लेवल मतलब कर सके। क्योंकि ये वायद हार्मोन है, एक ये नायासिन है और एक विटामिन डी, ये दोनों वायद विटामिन है जो कि बॉडी में खुद बनते हैं। विटामिन नायासिन जो है विटामिन B3, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो किस चीज से बनता है, ये नया ट्रिप्टोफैन जो कि एक अमीनो एसिड से बनता है, बॉडी जी में सर, खुद बनते हैं। ट्रिप्टोफैन। विटामिन डी सूरज से बनती है। तो ये सप्लीमेंट हम लोगों ने, मैंने पहले कहा था, हम लोगों ने ये मेडिसिन, पेशेंट को मेडिसिन से रोकना है, पेशेंट को हम सप्लीमेंट से रोकना है। पेशेंट को हम लोगों ने प्रॉपर डाइट को उनको इंकरेज करना है कि डाइट के जरिए हम लोग ये चीज खत्म कर सकते हैं। यार ये मैंने खुद अपनी लाइफ में, जब मैं डिग्री से पहले मैं काफी ज्यादा हेल्दी था, मोटा था। तो जब मैं ये डिग्री में आया, मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया, मैंने मतलब ये प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट यूज की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। ना ज्यादा मतलब टेंशन होती है, ना स्ट्रेस होती है, कुछ भी नहीं होती। क्योंकि मोटापा जब बंदे के ऊपर आ जाए तो काफी ज्यादा बीमारियां उसके अंदर आ जाती है। मैंने पहले कहा था इट्स का द मदर ऑफ डिजीज, सारी बीमारियां उसके अंदर आ जाती है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, सब कुछ, हाइपरटेंशन, ये सब कुछ ये उसको आ जाता है। ये गारंटी देते हैं, मतलब एक डाइटिशियन, एक जो हमारे सीनियर थे, उन्होंने कहा था ये गारंटेड बात है कि अगर एक पेशेंट जिसकी BMI 31 से अबव हो, ओबीस हो, उसको हमेशा या हाइपरटेंशन होगी या कोई और बीमारी लाजमी होगी। तो ओबेसिटी बहुत बहुत हम लोगों ने ओबेसिटी को कम खत्म करनी है। समझ आई बच्चों? सर ये आवाज आ रही है? ओबेसिटी और डायबिटीज का रिलेशन किस तरह है?
ओबेसिटी और डायबिटीज, जी हमेशा याद रखना ओबेसिटी अगर बंदे को, उसको डायबिटीज होगी लाजमी, क्योंकि ओबेसिटी होती क्यों है, जब आपके ब्लड में शुगर ट्राइग्लिसराइड लेवल वगैरह, जी मतलब जी सब हाई हो शुगर लेवल, वही कह रहा हूँ, जितना आप रिफाइंड शुगर लेंगे वो ट्राइग्लिसराइड में चेंज होगा। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, वो स्टोर होता है बॉडी में, तो एक रिलेशन ही हो गया ना। जितनी भी आप लोग हमेशा याद रखना बच्चों, ट्राइग्लिसराइड ही हमारी बॉडी में स्टोर होता है ना, फैट्स की शक्ल में, फैट्स स्टोर होते हैं, फैटी एसिड में स्टोर होते हैं। वो ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी में खुद भी बनते हैं, मेटाबॉलिज्म के जरिए आते हैं। मोस्टली जो हम लोग रिफाइंड वगैरह शुगर वगैरह लेते हैं, इससे भी ट्राइग्लिसराइड बनते हैं। ट्राइग्लिसराइड से फिर वो स्टोर होते हैं बॉडी में, जिससे ओबेसिटी भी हो सकती है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन इनका ग्लूकोज का उनके साथ, ट्राइग्लिसराइड के साथ, जितने भी रिफाइंड ग्लूकोज हम लोग लेते हैं। समझ आ गई बच्चों? सर कोई क्वेश्चन हो बच्चों? जी बच्चों। सर अभी आपने कहा था कि जिमर्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और लेकिन हमारी मैम ने बताया था कि सप्लीमेंट्स या फिर नो प्रोटीन पाउडर हरगिज यूज मत करो, बिकॉज आप अभी यंग एज में हो तो आपको इतने इफेक्ट नहीं आएंगे, लेकिन जब आप ओल्डर एज में जाओगे 50+ हो जाओगे तो उसके इफेक्ट आपको शो अप होने लग जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैम ने सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है मैम ने। यूज तब करना है जब, मैंने पहले कहा था, सप्लीमेंट्स भी अगर जिमर आप अच्छी ट्रेनर हो, जिस तरह मैंने डॉक्टर वसीम, ये एक एमबीबीएस डॉक्टर भी है, न्यूट्रिशनिस्ट भी है, जिम ट्रेनर भी है, तो अगर उसके सप्लीमेंट आप यूज कर ले तो फिर आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी। अगर आप एक आम जिम में जाए जहाँ पे कोई न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन कोई भी ना बैठा हो, तो जाहिर सी बात है वो पता नहीं किस तरह के सप्लीमेंट्स आपको दे रहे हैं जो कि इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो मैंने कहा सप्लीमेंट्स भी अगर आपने यूज करने हैं तो किसी ऑफिशियल बंदा हो कोई, उसके आपने यूज करने हैं। ओके, समझ आ गई बच्चे? यस सर। और कोई क्वेश्चन? सर मल्टीग्रेन फ्लोरिंग यूज कर सकते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए? समझ नहीं आई। मल्टीग्रेन सर, जैसे जो ज्वार और, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। मैंने पहले कहा था डायबिटीज को आप लोगों ने ट्रीट करनी है तो कीटो डाइट पर ट्रीट करनी है। उसके बाद अगर कीटोजेनिक डाइट आप लोग फॉलो नहीं करवा सकते, आपको महंगा पड़ रहा है, तो फिर आप लोग इस तरह, जिस तरह ये इस बच्चे असद अली बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, आप लोग मल्टी ग्रेन्स वगैरह ले सकते हैं, उसकी रोटी बना सकते हैं, करवा सकते हैं यूज। क्योंकि हम लोगों ने फाइबर लेना है, फाइबर जिस चीज में फाइबर ज्यादा हो, जितनी फाइबर किस चीज में ज्यादा होगी उतनी आपको ब्लड ग्लूकोज नॉर्मलाइज रहेगी। तो मल्टी ग्रेन्स जब हम लोग लेते हैं तो उसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा रहता है हमारे साथ, काफी ज्यादा माइनस वगैरह सब कुछ, मतलब काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाता है हमारे पास। तो ये बहुत अच्छी है, ये मल्टी जो फ्लोर वगैरह हम लोग आम कॉमन बंदा भी यूज कर सकता है। जी सर। जी बच्चे, और कोई क्वेश्चन? सर करेले के पानी का इस्तेमाल कहा जाता है इसके क्योर के लिए। किसके लिए? वंस अ वीक। वो भी सब्जी है ना, कर सकते हैं आप लोग। और कोई क्वेश्चन? सर मतलब कोई भी वेजिटेबल जूस यूज कर सकते हैं? हाँ, वेजिटेबल अगर आपने कीटोजेनिक डाइट प्रोवाइड मतलब फॉलो करवाना है पेशेंट को, तो आप लोग कोई भी वेजिटेबल यूज कर सकते हैं। नॉन स्टार्ची? हाँ वेजिटेबल, बात सुन लो, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल, हाँ वो इसी बात में आ रहा था। वेजिटेबल भी अगर आपने यूज करवानी हो तो सबसे अच्छी बात ये कि आप लोग जो टेबल मैंने शेयर करवाया स्लाइड्स में, उसको देख, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो टेबल है उसको देख के उसके अकॉर्डिंग आप लोग यूज करवाओ। सबसे अच्छी बात यही है, वरना हम लोग मोस्टली यूज करवा लेते हैं, कोई इशू नहीं उसको। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल तो हम लोग यूज करवा सकते हैं, स्टार्च कम करवा सकते हैं हम लोग। Okay, sir. Thank you so much, sir, for your time. It was an honor for us. For you will give your time. We look forward to your participation on future events. Thank you. Okay, thank you so much. Okay, love.